हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम आ गए हैं अपने बैलेंस शीट कोर्स के लेक्चर नंबर 7 पर। आज हम चर्चा करेंगे कैपिटल की। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी होगी, उसमें भी कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पार्टनरशिप में भी। और आज हम ज़्यादा चर्चा करेंगे कंपनी की। सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की तो करेंगे ही, मगर ज़्यादा चर्चा होगी कंपनी की। और इसमें हम अकाउंटिंग का पर्सपेक्टिव देखेंगे, साथ ही साथ बिजनेस लॉ हमें क्या कहता है कैपिटल से संबंधित, कैपिटल के रिगार्डिंग उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी होगी। तभी आप कैपिटल को अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है जी। अभी जो बैलेंस शीट का कोर्स है ना, ये क्यों डिज़ाइन किया गया? ये इसलिए डिज़ाइन किया गया कि आप बैलेंस शीट को एनालाइज कर सको, बैलेंस शीट को पढ़ सको, समझ सको। बैलेंस शीट बनाना आसान काम है, आप बैलेंस शीट को बना देंगे। एक साइड पर एसेट लिखना है, दूसरी साइड पर लायबिलिटीज। मगर ये एसेट्स और ये लायबिलिटीज मिलकर हमें क्या बता रहे हैं, किसी कंपनी के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में हमें क्या बताते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। तो बैलेंस शीट का एक कोर कंपोनेंट है कैपिटल। इसको भी आपको उतना ही डीपली समझना चाहिए ताकि आप बैलेंस शीट को अच्छे से एनालाइज कर सकें। ठीक है जी। अब आते हैं सीधा कॉन्सेप्ट्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, सोल प्रोप्राइटरशिप से हम शुरू करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल जो होता है ना, जिसको कुछ नहीं आता है, मैं वहां से शुरू करके चलूंगा। ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, यह आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। जब कोई सिंगल पर्सन अपना बिजनेस चलाता है या फिर स्टार्ट करता है, तो उस बिजनेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और जो पर्सन है जो बिजनेस चला रहा है, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। अब जब कोई सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल। जब किसी पर्सन ने, सोल प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में, ये ओनर है यानी कि सोल प्रोप्राइटर, इसने जब अपने बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट करा, यानी कि उसको हम कहते हैं कैपिटल। जब वो अपना पैसा लगाता है अपने बिजनेस में, तो कैपिटल का सिंपल सा मतलब है, कैपिटल का मतलब क्या हुआ, ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसको हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू को हम कहते हैं कैपिटल। यही बिजनेस की नेट वर्थ भी होती है। ये जो नेट वर्थ है ना, इसको याद रखना आप। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में इतना यूज नहीं होगा, मगर एक कंपनी में नेट वर्थ बहुत यूज होगा। तो अभी आपको बस ये ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला, कैपिटल को हम नेट वर्थ भी कहते हैं। कैपिटल मतलब नेट वर्थ। ठीक है, किसकी नेट वर्थ? ये बिजनेस की नेट वर्थ की बात करी जा रही है। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रहा है, तो इसका मतलब उसने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई 5 लाख रुपए की। ठीक है। आपने क्लास 11th में देखा होगा, खाली बिजनेस में पैसा लगाना ही कैपिटल में नहीं होता है। दो तीन चीज़ें और होती हैं जो हम कैपिटल में ऐड करते हैं। जल्दी से उसका रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या होता है। एक तो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, वो कैपिटल हो गई। अब इस कैपिटल में हम प्रॉफिट भी ऐड करते हैं। जो नेट प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं, उसमें से हमारा नेट प्रॉफिट आता है। उस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? खुद सोचिए, जो नेट प्रॉफिट है किसको बिलोंग करेगा? उसी को मिलना चाहिए ना जिसने बिजनेस स्टार्ट करा, जिसने रिस्क लिया बिजनेस का, उसी को ये प्रॉफिट भी मिलेगा। इसलिए हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट होता है वो बिजनेस का जो ओनर है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करा है बिजनेसमैन ने, तो उसको भी हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर बिजनेसमैन ले रहा है, तो उसको भी हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अब कुछ आइटम्स है जो हम माइनस करते हैं कैपिटल में से, जैसे कि ड्राइंग्स। ठीक है। अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं, और जब वो अपने बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मतलब पैसा निकालना, पैसा उसने निकाल दिया, इसका मतलब हम उसको माइनस करेंगे कैपिटल में से। और अगर नेट प्रॉफिट बिलोंग करता है बिजनेस के ओनर को, तो सिमिलरली अगर बिजनेस को लॉस हुआ है, नेट लॉस हुआ है, तो हम वो माइनस करेंगे कैपिटल में से। नेट प्रॉफिट को ऐड कर दें और नेट लॉस को हम माइनस करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो ये भी हम क्या करेंगे? माइनस कर देते हैं कैपिटल में से। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये जो एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूँ, ये आगे काम आएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे आपका ये बेस बना रहा हूँ। रमेश ने 1 जनवरी 2024 को 3 लाख रुपए का अपना शॉप का जो बिजनेस है वो स्टार्ट करा। 3 लाख रुपए लगाए, यानी कि
ओपनिंग कैपिटल, उसने जो कैपिटल लगाई बिजनेस में वो कितनी थी? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए की कैपिटल। ईयर एंड में हुआ क्या? 80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। 3 लाख रुपए उसने लगाए, अब 80,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किसको बिलोंग करेगा? किसको मिलना चाहिए? जो बिजनेस का ओनर है उसको मिलना चाहिए। इसलिए हम उसकी कैपिटल में ये नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया हमने 80,000 रुपए का। आगे लिखा है उसने 20,000 रुपए की ड्राइंग्स करी। 20,000 रुपए की ड्राइंग्स करी यानी कि उसने अपने बिजनेस से पैसा निकाला। 20,000 रुपए का उसने ड्राइंग्स करी, तो ड्राइंग्स करी, पैसा निकाला, तो हम कैपिटल में से वो 20,000 रुपए माइनस कर देंगे। तो ईयर एंड होने पर जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी आई? 3,60,000 रुपए। सिंपल सी बात है, अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा होगा कि आपने पहले नहीं पढ़ा, ये सब 11th में आप पढ़ चुके हो। ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपका कभी माइंड में ये क्वेश्चन आया नहीं आया मुझे नहीं पता, मैं एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। कैपिटल जो विड्रॉ करी ना इसने यहाँ पे 20,000 रुपए की, ये अलाउड क्यों है? ये बिजनेसमैन को, जो बिजनेस का ऑनर है, उसको ये अपना पैसा निकालना अलाउड क्यों है? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर शेयर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उनको अलाउड नहीं होता, वो ड्राइंग्स नहीं कर सकते। उसके बारे में चर्चा करूंगा बहुत ज़्यादा। इस क्लास के एंड तक आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप किसी पेड कोर्स में भी शायद आपको इतनी इन्फॉर्मेशन ना मिले, तो आप बने रहिए। अभी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपसे ये सवाल पूछा है मैंने कि ये ड्राइंग्स इसको अलाउड क्यों है, सोल प्रोप्राइटर को। इसके पीछे एक कारण है। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस होता है ना, ये इंडिया में किसी एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं होता है। इसका अपना कोई एक्ट नहीं है इंडिया में, कानूनी तौर पर यानी कि लॉ के अंदर ये रजिस्टर्ड नहीं होता है। अब फिर लॉ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होता तो लॉ कहता क्या है? लॉ हमें ये बताता है, ये एक सेकेंड, लॉ ने हमें ये बताया कि ये जो बिजनेस है, कौन सा बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, और जो बिजनेस का ओनर है यानी कि सोल प्रोप्राइटर, लॉ ने हमें बताया कि ये दोनों ही ना सेम पर्सन है। ये दोनों ही सेम पर्सन है, ये दोनों सेम है। आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस अलग है ओनर अलग है, दोनों ही सेम है कानूनी तौर पर, लीगली। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग तो हम करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूं कानूनी तौर पर, लीगली। मैंने आपको कहा था ना, क्या बताया था मैंने आपको, कि हम बिजनेस लॉ का भी पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो बिजनेस लॉ ने हमें बताया कि लीगली, कानूनी तौर पर दोनों सेम पर्सन है। क्यों? क्योंकि इनका कोई अपना एक्ट नहीं है, तो कानून ने कहा कि ये दोनों सेम पर्सन है। तो जब जब बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में कैपिटल लगाएगा, तो उसको, उसके पास एक राइट मिल जाता है उसको कि वो अपना पैसा निकाल भी सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही तो पर्सन, दोनों सेम ही हैं, बिजनेस भी और बिजनेस का ओनर भी। ये वही बात हो गई कि एक जेब से पैसा निकाला और दूसरी जेब में पैसा रख दिया। क्यों? क्योंकि दोनों सेम पर्सन है, दोनों अलग अलग पर्सन नहीं है, लीगली सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस है वो अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कानूनी तौर पे अलग एंटिटी नहीं है। दोनों, बिजनेस का ओनर और जो बिजनेस में और जो बिजनेस है, वो सेम पर्सन माने जाएंगे कानूनी तौर पर। तो इसलिए इसको राइट मिल जाता है बिजनेस के ओनर को कि जब वो बिजनेस में से कैपिटल लगा रहा है तो वो अपने कैपिटल को या अपने पैसे को विड्रॉ भी कर सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया दोनों ही सेम पर्सन है। ये वही बात हो गई। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका कि एक जेब में पैसा रखा, एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में रख दिया, क्योंकि दोनों सेम पर्सन है। इसलिए ऑनर को अलाउड है कि वो अपनी जो कैपिटल है विड्रॉ कर सकता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी चाहिए। देखो, एक बैलेंस शीट बनाता हूँ छोटी सी। ये बैलेंस शीट है, मान लो कैपिटल थी, कैपिटल है 1 लाख रुपए की, और लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है 50,000 रुपए का। ठीक है।
बिजनेस के पास कैश है 50,000 रुपये का, और जो बाकी के एसेट्स हैं ना, बाकी के जो एसेट्स हैं वो मान लेते हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, बैलेंस शीट मैच हो रही है। अब हुआ क्या, मान लो इस बिजनेस को बंद किया जा रहा है। ठीक है, और मगर बंद करने से पहले ना इस बिजनेसमैन ने क्या करा, अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली, 1 लाख रुपए निकाल लिए। 1 लाख रुपए निकाल लिए तो इसका मतलब कैश पूरा 50,000 से कम हो गया, और ये जो एसेट्स थे इसमें से भी 50,000 रुपये कम हो गए होंगे, कुछ एसेट बेच दिए होंगे, अब सिर्फ 50,000 रुपये रह गए। तो बैलेंस शीट में क्या है, एसेट 50,000 रुपये और जो लोन है 50,000 रुपये। अब हुआ क्या, अब आप इस ये तो एसेट की बुक वैल्यू है जो आपने अपनी बैलेंस शीट में दिखाई है। जब आप मार्केट में इस एसेट को बेचने जाओगे, हो सकता है ये 30,000 रुपये में बिके, 30,000 रुपये में ये एसेट बिके 50,000 रुपये का। क्योंकि आपको बैंक का लोन चुकाना है तो आपको ये एसेट बेचना पड़ेगा। ये जो आपके पास एसेट बचा है ये आपको बेचना पड़ेगा। मान लो ये एसेट बिका 30,000 रुपये में, तो क्या ये जो जिसने लोन दिया है बैंक ने, ये अपनी 50,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये लेगा? नहीं लेगा ना। ये 30,000 में सेटिस्फाई हो जाएगा कि ठीक है कोई नहीं, आपने 50,000 रुपये लिए थे हमसे, आप 30,000 दे दो? नहीं, 20,000 रुपये का अभी भी भुगतान करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। किसे? बिजनेस को। और अभी हमने क्या देखा, अभी अभी हमने सीखा कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है दोनों सेम है। तो अगर ये 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं तो ये कौन पे करेगा? ये पे करेगा जो बिजनेस का ओनर है, सोल प्रोप्राइटर है। इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से, पर्सनल पैसे में से, सेविंग में से देनी पड़े वो देगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया दोनों ही बिजनेस और ओनर सेम पर्सन है। उसको अपनी पर्सनल सेविंग में से या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से, पर्सनल जितने भी उसके पास पैसे हैं उसमें से इसको ये बाकी के 20,000 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए भले ही वो उसको अलाउड है कि वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर सकता है, मगर यहाँ पर उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों? जब तक वो अपने जो लोन लिया है बाहर से, जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है, इसकी पेमेंट नहीं कर देता, तो करनी क्यों किसे पड़ेगी? जो बिजनेस का ओनर है उसी को ये पेमेंट करनी पड़ेगी, भले ही वो अपना कैपिटल विड्रॉ कर ले। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है वो क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है, बिजनेस और बिजनेस का ओनर सेम पर्सन माने जाते हैं। लीगल कॉन्सेप्ट क्या है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और ओनर लीगली सेम है। लॉ की नज़र में रमेश और उसकी शॉप एक ही है, दोनों अलग नहीं है। इसलिए पैसा निकालना अपनी ही जेब से अपनी जेब में डालना, कोई लीगल बैरियर नहीं। ठीक है, अब कोई लीगल बैरियर नहीं है अपनी जेब, एक जेब से दूसरी जेब में डालने का मतलब, तो इसका मतलब वो ड्राइंग्स कर सकता है। जब ओनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा या गुड्स निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स को कैपिटल में से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। और अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी का भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ओनर और बिजनेस अलग नहीं है। ओनर बिजनेस के सारे डेट्स, यानी कि जो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ हैं, उनको पर्सनली लायबल होगा उसके लिए। अगर एसेट बेचने के बाद पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो पर्सनली लायबल होगा, पर्सनली लायबल। उसको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे पैसे। किसे? जो बिजनेस का ओनर है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ओनर सेम है। तो कैपिटल फ्रीली मिलती है, बट डेट्स भी पर्सनली भुगतने पड़ते हैं, है ना। भले ही आप अपनी कैपिटल को जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हो, मगर इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ हैं इसकी भी आपको पर्सनली पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर आपके एसेट्स बेचने के बाद पैसे कम पड़ते हैं तो, इन केस आप बिजनेस को बंद करते हो तो ये ध्यान रखना है। लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है मैंने ये आपको बताया ना, इसी से कनेक्टेड है अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी। तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में आ गया होगा कि हाँ उसको ड्राइंग्स क्यों अलाउड है।
चलो ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। देखो, इसको भी मैं एक ही लाइन में समझा देता हूँ। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में, ठीक है। यानी कि इसका अपना कोई एक एक्ट है। पार्टनरशिप फर्म जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म को कौन रेगुलेट करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि इसका अपना एक एक्ट है। मगर होता क्या है, पार्टनरशिप एक्ट ने ही बता दिया, पार्टनरशिप एक्ट ने ही बता दिया कि जो पार्टनरशिप फर्म है ना, ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यानी कि ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये भी कानूनी तौर पर अलग पर्सन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जो बिजनेस के पार्टनर्स होंगे, ये पार्टनरशिप का बिजनेस है। ये बिजनेस कौन सा है? पार्टनरशिप का। और यहाँ पर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप एक्ट ने हमें कहा कि ये दोनों सेम है, ये बिजनेस और पार्टनर सेम है, ये दोनों भी सेम है, अलग अलग नहीं है। तो जैसे ये हमें पता चला कि जो ये पार्टनरशिप बिजनेस है ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, कानूनी तौर पर अलग पर्सन नहीं है, तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चल गया कि जो पार्टनर से कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, वो भी अपना बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग्स कर सकते हैं। मगर इसमें थोड़ी कंडीशंस हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने आपको बताया था कि जब मर्जी वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर सकता है सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। कैपिटल तो विड्रॉ कर सकता है मगर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ। मगर कैपिटल विड्रॉ कर सकता है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों कर सकता है? क्योंकि बिजनेस, पार्टनरशिप का बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इस वजह से। ठीक है जी। अब जो रिस्ट्रिक्शन की मैंने बात करी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पार्टनरशिप, ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस है, इसमें कैपिटल किसको कहा जाता है? सिंपल सी बात है, जब बिजनेस के पार्टनर्स हैं अपनी कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, उसको हम कैपिटल कहते हैं। बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन बिजनेस को चलाते हैं, उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। हर पार्टनर ने फर्म में जो पैसा डाला वो उसका कैपिटल है, ठीक है। फर्म का टोटल कैपिटल सभी पार्टनर्स का कैपिटल मिला के जो बनता है उसको कहते हैं। अगर जैसे मान लो अर्जुन नाम का एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक पार्टनर का नाम है अर्जुन, उसने 5 लाख रुपए लगाए। दूसरे पार्टनर का नाम है प्रिया, उसने 3 लाख रुपए लगाए। तो अर्जुन की कैपिटल 5 लाख रुपए, प्रिया की कैपिटल 3 लाख रुपए, और फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 8 लाख रुपए। 5 लाख प्लस 3 लाख, पूरी फर्म की यानी कि पूरे बिजनेस की कैपिटल हो गई 8 लाख रुपए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेना। वही जो मैंने अभी आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बताया था, ये वही है। इसमें भी आप देख रहे हैं, अगर मैं 5 लाख रुपए की कैपिटल थी, 5 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 60-40, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 60 हज़ार 40 हज़ार हमने बांट दिया, ऐड कर दिया कैपिटल में। ड्राइंग्स थी 30 हज़ार और 20 हज़ार, तो 30 हज़ार रुपये और 20 हज़ार रुपये की ड्राइंग्स थी। ये आपने देखा कि हाँ, ये ड्राइंग्स कर सकता है, कैपिटल को विड्रॉ कर सकता है। कौन? पार्टनर। तो हुआ क्या? इनकी क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ गई। तो वही क्वेश्चन आता है, कैपिटल विड्रॉवल क्या ये पॉसिबल है? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि पार्टनरशिप एक्ट ने ही हमें बता दिया है कि दोनों सेम पर्सन है, अलग अलग नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो मैंने क्या बताया था? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो वहाँ पर आप एक चीज़ और अटैच कर दीजिए कि इनकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटीज हो जाएंगी अनलिमिटेड। ठीक है, पहले पढ़ते हैं कि क्या कैपिटल विड्रॉवल अलाउड है? बिल्कुल है, यस। कैपिटल विड्रॉवल हो सकता है विद कंसेंट। पार्टनर अपना कैपिटल निकाल सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कहता है वो फॉलो करना पड़ेगा, अकेले पार्टनर्स का डिसीजन नहीं होगा। देखो, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने बताया था ना कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ऑनर है वो जब मर्जी अपने बिजनेस से पैसा निकाल सकता है,
जब मर्जी। मगर पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस को चलाती है पार्टनरशिप डीड चलाती है। जो इस पार्टनरशिप डीड में यानी कि इस एग्रीमेंट में लिखा होगा उसको फॉलो किया जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है, अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है किसी भी पार्टनर को कैपिटल को विड्रॉ करने के लिए, किसी भी पार्टनर को कैपिटल को विड्रॉ करने के लिए, तो वो विड्रॉ कर सकता है, ड्राइंग्स कर सकता है। अगर वो मना कर देती है, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता। तीसरा केस ये हो सकता है कि पार्टनरशिप कुछ नहीं कहती, साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं मेंशन पार्टनरशिप डीड में। तो इस केस में क्या होगा, जो पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ करना चाहता है ना, वो बाकी के पार्टनर से कंसेंट लेगा, उनकी रजामंदी लेगा कि मैं कैपिटल विड्रॉ कर रहा हूं, क्या आपको कोई दिक्कत? अगर वो कह देते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वो कैपिटल विड्रॉ कर सकता है। ठीक है। पार्टनरशिप डीड की बात करी जाए, ये मैंने आपको बता दिया, ये आप खुद पढ़िएगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 और पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कैपिटल कब और कैसे विड्रॉ करना है। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप एक्ट ने ही हमें बता दिया था कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। भले ही इसका अपना एक एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, मगर उस एक्ट ने ही कह दिया कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम पर्सन है। कौन? बिजनेस और बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप फर्म भी इंडिया में लीगली सेपरेट एंटिटी नहीं है, अनलाइक यूके एंड कंपनी। पार्टनरशिप फर्म है जो क्या होती है, पार्टनर्स की तो होती है, जो पार्टनर्स हैं वही पार्टनरशिप बिजनेस है, इसलिए कैपिटल विड्रॉवल कंपैरेटिवली इजी है, निकाल सकते हो आप। यानी कि जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है, लगाया है, उसको आप निकाल सकते हो। इसकी जो कंडीशंस है वो मैंने आपको बता दी। अब वही वाला एग्जांपल आप जो मैंने दिया था इस पर भी अप्लाई कर सकते हो कि जो एसेट्स हैं और जो बिजनेस के लाइबिलिटीज़ हैं, बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल और लोन, है ना। अगर एसेट्स कम पड़ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं वो पर्सनली लायबल होंगे लोन की रीपेमेंट करने के लिए। आप कैपिटल को विड्रॉ तो कर सकते हो, मगर अगर आपके एसेट्स कम पड़ रहे हैं लोन की रीपेमेंट करने के लिए, लायबिलिटीज़ की रीपेमेंट करने के लिए, तो आप पर्सनली लायबल होंगे, यानी कि आपको अपने पर्सनल एसेट्स में से पेमेंट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कंपनी की। कंपनी में अभी तक हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप है, दोनों में लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट था कि दोनों सेम पर्सन माने जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड हो जाती है। और उनको, और साथ ही साथ क्या होता है कि जो हम मानते हैं उनको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते, वो दोनों सेम पर्सन माने जाते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम कंपनी की। कंपनी में थोड़ा मामला डिफरेंट हो जाता है। कंपनी में एक तो हम कैपिटल नहीं कहते हैं, सिर्फ हम कहते हैं शेयर कैपिटल। कंपनी को जब देखो, कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी के पास एक सहूलियत होती है, कंपनी के पास होते हैं अपने शेयर, अपनी कंपनी का हिस्सा। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स के पास हिस्सा होता है ना, ऐसे ही कंपनी में शेयर होल्डर्स के पास हिस्सा होता है। कंपनी के पास होते हैं शेयर, कंपनी इशू करेगी शेयर, जो कंपनी के शेयर्स हैं वो शेयर इशू करेगी। और यहां पर है इन्वेस्टर्स कह लीजिए, पब्लिक कह लीजिए। तो जो शेयर होल्डर, जो इन्वेस्टर कंपनी के शेयर खरीदेगा, बदले में उसको क्या मिलेगा, कंपनी का शेयर मिल गया। अभी जो इन्वेस्टर है ये क्या देगा, ये बिजनेस को देगा मनी, पैसा। इन्वेस्टर ने बिजनेस में पैसा लगाया और बदले में बिजनेस ने, यानी कि कंपनी ने इस इन्वेस्टर को शेयर्स दिए। क्या दिए? शेयर्स दिए। बस ये
तो सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पर अगर आप ओनर की बात करें, जब वो ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। सिमिलरली इन्वेस्टर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। इस केस में ये जो मनी इसने लगाया है ये होगा शेयर कैपिटल। अगर इसने 10 लाख रुपए कंपनी में लगाए तो 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल, बदले में इसको शेयर मिला, कंपनी का एक हिस्सा मिला। शेयर कैपिटल की बात करें अगर हम, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करके जो पैसा कलेक्ट किया ये कंपनी का अपना पैसा बन जाता है। ये अभी मैं समझाऊंगा। शेयर होल्डर का पर्सनल नहीं। देखो ये जो कंपनी है ना, कंपनी है ये रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है। अब ये एक्ट हमें कहता है कि जो बिजनेस है यानी कि जो कंपनी है ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि ये अलग एंटिटी है। और जो इसके इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के शेयर खरीदता है वो क्या बन जाता है, शेयर होल्डर। तो कंपनीज एक्ट ने कहा कि जो शेयर होल्डर है ये अलग पर्सन है और जो कि कंपनी है ये अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी ना अपने नाम से चलेगी। मान लो कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। अब ये XYZ लिमिटेड अपने नाम से बिजनेस चलाएगी, अपने नाम से लोन लेगी, अपने नाम से एसेट खरीदेगी, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी। ठीक है, सब कुछ कंपनी के नाम से चलेगा, शेयर होल्डर के नाम से नहीं चलेगा। ये कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। तो जब ये शेयर होल्डर अपने बिजनेस में मनी लगाएगा ना, तो ये वो वाली बात नहीं होगी कि एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में रख दिया, ये वो वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग पर्सन है। तो जब शेयर होल्डर अपने बिजनेस में मनी लगाएगा ना, तो होगा क्या, ये पैसा हो जाएगा इस पर्सन का। पैसा लगाया इस पर्सन ने, किसमें, इस पर्सन में, यानी कि इस पर्सन ने इस कंपनी में पैसा लगाया, तो ये पैसा लॉक हो जाएगा, कंपनी का हो जाएगा। अब ये क्यों, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मान लो इस शेयर होल्डर ने 10 लाख रुपए लगाए इस कंपनी में, तो ये 10 लाख रुपए अब इस कंपनी के हो जाएंगे, लॉक लग जाएगा। अब ये विड्रॉ नहीं कर सकता। ये जो शेयर होल्डर है ना, ये अपना पैसा जो 10 लाख रुपए लगाया है ये विड्रॉ नहीं कर सकता। इसको ये सहूलियत नहीं मिलेगी कि तू भाई जब मर्जी अपने पैसे विड्रॉ कर ले। कंपनी ये पैसा इसको वापस नहीं करेगी। सिर्फ एक केस में करती है, वो हम आगे बढ़ेंगे। मगर जो सहूलियत सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में थी कि आप पैसा जो लगा रहे हो, अपना बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, इसको विड्रॉ भी कर सकते हो, ये सहूलियत कंपनी में नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कानूनी तौर पर देखेंगे कंपनी एक अलग है। क्यों, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में इसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। इसका अपना एक एक्ट है, अपना लॉ है, और वो लॉ हमें बताता है कि भाई कंपनी अपने नाम से रजिस्टर्ड हो गई है। अब कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी, पेमेंट करेगी, पेमेंट को रिसीव करेगी, एसेट्स खरीदेगी, लायबिलिटीज क्रिएट करेगी, लायबिलिटीज की पेमेंट करेगी, सब कुछ कंपनी के नाम से होगा। तो बिजनेस का ओनर कह लीजिए या शेयर होल्डर्स कह लीजिए, जब अपने बिजनेस में पैसा लगाएंगे, कंपनी में पैसा लगाएंगे, तो उनको ये सहूलियत नहीं मिलेगी कि वो अपने बिजनेस से पैसा निकाल लें। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट ही क्यों करेगा कि वो अपना पैसा निकाल ही नहीं सकता। वो आगे धीरे धीरे हम समझेंगे। देखो ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, ऑथराइज कैपिटल क्या है कि कंपनी कितने औकात कह लीजिए कि कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है। जो मैंने बताया ना, शेयर इन्वेस्टर को इशू करे, तो एक लिमिट होती है कि कितने मैक्सिमम आप इशू कर सकते हो। तो कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर अनलिमिटेड भी तो कर सकते हैं, कि ऑथराइज कैपिटल का मतलब आप कितनी, आपकी एक लिमिट है कितने इशू कर सकते हो। किसी ने कहा कि सर अनलिमिटेड नहीं कर सकते। अनलिमिटेड नहीं कर सकते। हर कंपनी को पता होता है कि हम फ्यूचर में कितना पैसा रेस करेंगे, कितना शेयर्स इशू करेंगे, उनको पता होता है। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया, आप अनगिनत। क्योंकि ये जो ऑथराइज कैपिटल है ना, इसकी फीस देनी पड़ती है।
ऑथराइज कैपिटल की आरओसी को फीस जमा करानी होती है। तो अनलिमिटेड कर दोगे तो सोचो कितना पेमेंट करनी होगी फालतू की। आपको पता है कि आपके बिजनेस को फ्यूचर में 10 करोड़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपने अपनी ऑथराइज लिमिट इतनी बना ली कि हम फ्यूचर में मैक्सिमम 10 करोड़ तक के शेयर्स को इशू कर सकते हैं। अभी करे नहीं है, ये लिमिट है आपकी एक तरीके की, थ्रेशोल्ड लिमिट होती है ना कि 10 करोड़ के आप शेयर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, इशूड कैपिटल क्या होता है? अब इस 10 करोड़ में से कितने आपने रियल में इशू कर दिए, पब्लिक के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स इशू करे। 10 लाख की लिमिट थी, उसमें से आपने 6 करोड़ इशू कर दिए। क्या ये 10 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट क्रॉस कर सकते हैं? नहीं। शेयर इशू करे जाएंगे हमेशा ऑथराइज कैपिटल के बराबर या फिर ऑथराइज कैपिटल से कम, ज़्यादा कभी नहीं होंगे। अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ गई, मान लो बिजनेस को 12 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या होगा? तब आप आरओसी में जाके मेमोरेंडम को थोड़ा अमेंड करेंगे, अमेंडमेंट करवाएंगे, चेंज लाएंगे और फिर इसकी ऑथराइज कैपिटल को आप 12 करोड़ कर देंगे। ठीक है, तो इशूड कैपिटल क्या है? जितना आपने एक्चुअल में शेयर होल्डर्स के लिए इशू करे शेयर्स। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? कितना शेयर होल्डर्स ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया, यानी कि एक्चुअल में शेयर होल्डर्स ने कितने शेयर्स आपके खरीदे। आपने इशू तो कर दिए 6 करोड़, मगर एक्चुअल में 5.5 करोड़ लोगों ने ही आपके शेयर्स खरीदे। 5.5 करोड़ के रुपीस की बात कर रहा हूँ मैं। 6 करोड़ रुपीस के आपने शेयर्स इशू करे थे, उसमें से 5.5 करोड़ रुपीस के शेयर्स सब्सक्राइब किए गए शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है जी। अब पेड अप कैपिटल क्या है? कितना एक्चुअल पे किया गया कंपनी को, एक्चुअल में कितना 5.5 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू कर सब्सक्राइब किए गए शेयर होल्डर्स के द्वारा, उसमें से 5 करोड़ रुपए की पेमेंट आ गई। पेड अप कैपिटल यानी कि कितनों ने पेमेंट कर दी, 5.5 में से 5 करोड़ रुपए रिसीव हो गए बिजनेस को। इसका मतलब 50 लाख रुपए की पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो पेंडिंग है, अभी नहीं मिले, उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। जो पे होना था मगर अभी नहीं हुआ, अनपेड है। जो होना चाहिए था, यानी कि कंपनी को पास पैसे आने चाहिए थे 50 लाख रुपए, वो अभी तक नहीं आए, उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो ये तो आपने क्लास 12th में समझ लिया, पढ़ा होगा। ये अभी हमारा कंसर्न नहीं है, ये जस्ट आपको रिवाइज करने के लिए मैंने बता दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एग्जाम्पल है, इसको भी आप खुद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो, अगर कर पाते हो तो बहुत इजी है, कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कहीं पर भी ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब क्या हो गया कि अगर आप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो ही ड्राइंग्स कर सकते हो, वरना नहीं। अब कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो क्या कैपिटल विड्रॉवल पॉसिबल होगा? इसका आंसर है नहीं। कैपिटल नॉर्मली विड्रॉ नहीं हो सकता। सिर्फ एक केस में कंपनी क्या करती है, सिर्फ एक केस में क्या होगा, कंपनी जो बिजनेस के शेयर होल्डर्स हैं, इनको इनके कैपिटल की, शेयर कैपिटल की पेमेंट कर देगी, रीपेमेंट कर देगी। वो केस है जब बिजनेस को आप बंद करेंगे, यानी कि जब बिजनेस वाइंड अप होगा। यानी कि जब बिजनेस को आप बंद करोगे, खत्म करोगे, उस केस में कंपनी क्या करेगी, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो शेयर होल्डर्स को पे कर दिया जाएगा। उससे पहले आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, शेयर होल्डर्स अपना इन्वेस्टेड कैपिटल कंपनी में वापस नहीं ले सकता। नॉर्मली शेयर सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। हाँ, अब देखो, कई स्टूडेंट बोलेंगे कि फ़ायदा क्या हुआ? अगर कोई शेयर होल्डर अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है, शेयर कैपिटल लगा रहा है, और वो अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता, तो फिर वो फ़ायदा क्या हुआ उसके शेयर लगाने का? देखो, फ़ायदा, दो फ़ायदे बता देता हूँ। अगर ये शेयर कैपिटल यहाँ पर लगा रहा है, शेयर कैपिटल लगाई, तो इसको जब जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो इसको क्या मिलेगा बदले में? डिविडेंड मिलेगा। शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। जब जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा, यानी कंपनी को जब जब प्रॉफिट होगा, तो कंपनी क्या करती है, कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा फायदा ये होगा, अगर मान लो, फायदे की बात नहीं है, अगर मान लो इस शेयर होल्डर को
जिसने 10 लाख रुपए लगाए थे, इस शेयर होल्डर को अपने शेयर्स बेचने हैं। ठीक है, अपने शेयर्स बेचने हैं। मगर जैसे कि मैंने बताया, कंपनी तो रीपेमेंट नहीं करेगी। कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि आप कंपनी के पास गए और अपने शेयर दे दिए और उनसे पेमेंट मांग ली। कंपनी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी, आपका पैसा लॉक हो गया है कंपनी में। तो बात आती है, अगर इस शेयर होल्डर को अपने पैसे वापस चाहिए, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, या ये अपने शेयर बेचना चाहता है, तो क्या किया जाएगा? तो ये क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं, यहां पर अपने जो शेयर्स हैं 10 लाख रुपए के, यहां पर बेच देगा। यहां पर अगर कोई इन्वेस्टर, कोई शेयर होल्डर, दूसरा शेयर होल्डर इसके शेयर खरीदना चाहता है, तो वो खरीद लेगा। स्टॉक मार्केट आपने सुना होगा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पर शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करी जाती है। तो अगर इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है या अपने शेयर बेचना चाहता है, तो ये डायरेक्टली कंपनी को नहीं वापस करेगा, ये जाएगा स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ये अपने शेयर खरीदेगा और बेचेगा। तो मान लो इसने अपने 10 लाख रुपए के शेयर बेच दिए किसी दूसरे शेयर होल्डर को, किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच दिए, तो कंपनी के रजिस्टर में क्या होगा, इस शेयर होल्डर का नाम हट जाएगा, इस शेयर होल्डर का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो कंपनी की जो कैपिटल है वो मेंटेन रहेगी, इससे सिर्फ शेयर होल्डर का नाम बदल गया। तो ये कर सकता है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। कंपनी कभी भी आपको पैसा रीपेमेंट नहीं करेगी आपकी कैपिटल का, सिर्फ एक केस में करेगी, अगर बिजनेस वाइंड अप हो रहा है तो, बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो। मगर ऐसा क्यों, वाई? इसके पीछे एक रीजन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस, ये कंपनीज एक्ट 2013 में ही आता है। यह हमें क्या बताता है कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये तो ठीक है। अब ये हमें बताती क्या है, शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग है। जो कंपनी है ना, वो शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग है। कंपनी एक अलग पर्सन है लॉ की नज़र में। ठीक है, यही मैंने आपको अभी समझाया था। इससे होता क्या है, कंपनी को जैसे ही आपने एक लीगल एंटिटी घोषित कर दिया ना, एक लीगल एंटिटी बना दिया, तो इससे क्या होगा, क्रेडिटर की प्रोटेक्शन हो जाएगी। कैसे होगी? क्योंकि कंपनी में हमेशा शेयर कैपिटल, यानी कि जो शेयर होल्डर का पैसा है वो लगा रहेगा कंपनी में। क्योंकि आप, एक सेकेंड, क्योंकि आप ड्राइंग्स तो अलाउड नहीं कर रहे हैं, आपने ड्राइंग्स तो अलाउड नहीं करी, सिर्फ शेयर कैपिटल आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये शेयर कैपिटल हमेशा बिजनेस के पास रहेगा, बिजनेस के पास पैसा रहेगा। तो इससे होगा क्या, जो क्रेडिटर्स हैं उसकी प्रोटेक्शन बनी रहेगी। क्रेडिटर को पता रहेगा, क्रेडिटर मतलब जो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज हैं, उनको रहेगा कि हाँ भाई कंपनी के पास पैसा है, ओनर का पैसा इस बिजनेस में अभी भी लगा हुआ है। तो उनको कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट की फीलिंग भी आएगी, उनको रहेगा, प्रोटेक्शन रहेगा कि बिजनेस के पास पैसा है, जितना भी लोन दिया गया है बिजनेस को, कंपनी को, वो वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके की प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये प्रोटेक्शन क्या उसमें मिलती थी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में? नहीं, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थे। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी के क्रेडिटर्स जैसे कि बैंक, सप्लायर ने पैसा दिया कंपनी को, उन्हें गारंटी चाहिए होती है कि कंपनी के पास एसेट्स रहेंगे, बिजनेस के पास जो है एसेट्स रहेंगे। जैसे, और वो एसेट्स कब आएंगे, जब शेयर होल्डर्स का पैसा उस बिजनेस में बना रहेगा। सोर्स ऑफ फंड क्या है? शेयर कैपिटल। हमने पहली क्लास में, फर्स्ट या सेकंड क्लास लेक्चर में हमने समझा था सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या होते हैं। तो सोर्सेस ऑफ फंड्स अगर बिजनेस में बने रहेंगे, इसका मतलब एसेट्स भी बने रहेंगे, रिसोर्सेज भी बने रहेंगे। अब रिसोर्सेज हैं बिजनेस के पास, एसेट्स हैं बिजनेस के पास, तो जो बिजनेस के क्रेडिटर हैं वो अपना एक प्रोटेक्शन फील करेंगे। उनको रहेगा कि हाँ बिजनेस के पास एसेट्स हैं, इन केस बिजनेस को बंद किया गया तो इन एसेट्स को बेचकर अपना पैसा हम वसूल कर लेंगे। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी से ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते, इससे क्रेडिटर्स को प्रोटेक्शन दी है कंपनीज एक्ट 2013 ने, कि कल को बिजनेस बंद करना पड़ा तो जितने भी एसेट्स हैं उनको बेचकर पेमेंट कर दी जाएगी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी से एक फ़ायदा तो हो गया, क्रेडिटर्स को प्रोटेक्शन मिल गई। एक फ़ायदा होता है शेयर होल्डर को भी।
कि उसकी जो लायबिलिटी है ना वो लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। जैसे मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप के केस में एग्जाम्पल दिया था ना कि कैपिटल थी 1 लाख रुपए की और लोन था 50,000 रुपये का, कैश भी 50,000 रुपये का और बाकी के एसेट थे 1 लाख रुपए के। ये मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में बताया था। और फिर मैंने बताया था कि इन केस इसने अपना सारा पैसा निकाल लिया तो यहाँ पर बच गए थे 50,000 रुपये। तो जो बाकी के, और ये 50,000 रुपये के एसेट बिके थे 30,000 रुपये में, 30,000 रुपये में। तो बाकी के 20,000 रुपये की पेमेंट किसने करी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप ने अपनी जेब से, क्योंकि उसकी लिमिटेड लायबिलिटी नहीं थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। मगर ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। कंपनी के केस में ये नहीं होगा। कंपनी के केस में क्या होगा? जितना कैपिटल लगाया है, एक सेकेंड, जितना शेयर कैपिटल लगाया है शेयर होल्डर ने, उतने की ही उसकी लायबिलिटी होगी। अगर किसी शेयर होल्डर ने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए हैं तो इन केस बिजनेस को बंद किया जा रहा है और एसेट्स कम पड़ गए हैं लोन्स की, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज की पेमेंट करने में, तो जो शेयर होल्डर्स के पैसे जाएंगे ना वो सिर्फ 10 लाख रुपए ही जाएंगे। उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से या अपने पर्सनल सेविंग में से, अपने पर्सनल पैसों में से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड कहाँ तक लिमिट है? जितना उसने शेयर लगाया, जितने रुपए की शेयर कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, सिर्फ उतनी। अगर 10 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में तो उसका लॉस 10 लाख रुपए का ही होगा। अगर 5 लाख रुपए लगाए हैं उसने बिजनेस में तो 5 लाख रुपए का ही उसका लॉस होगा। ऐसा नहीं होगा कि लोन की पेमेंट करने के लिए या क्रेडिटर्स की, सप्लायर्स की पेमेंट करने के लिए उसको अपने पर्सनल सेविंग में से, पर्सनल प्रॉपर्टी में से पेमेंट करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं होगा। उसकी लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी हमेशा। किसकी? शेयर होल्डर्स की। तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी शेयर की फेस वैल्यू तक लिमिट है, यानी कि जितने के उसने शेयर्स खरीदे हैं उतने रुपए तक की उसकी लायबिलिटी रहेगी। पर्सनली लायबिलिटी उसकी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि कंपनी में लॉक रहेगा, उसका पैसा हमेशा बिजनेस में लॉक रहेगा, कंपनी में लॉक रहेगा, वो विड्रॉ पैसा नहीं कर सकता। लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिलता है, कैपिटल लॉक, कॉस्ट भी उठाओ, दोनों साथ आते हैं। ठीक है, लॉक इन और कॉस्ट भी उठाओ। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी सिर्फ ये मान के चलो हमने कैपिटल को थोड़ा समझा है, इसको थोड़ा और हम ऐड करेंगे आगे क्लास को। और अभी ये, क्योंकि मैंने बताया था ये क्लास थोड़ी लेंथी होगी। कैपिटल जो कॉन्सेप्ट है वो छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि इसी से इसी को हम ऐड करेंगे अभी रिजर्व को। रिजर्व्स क्या होते हैं वो भी जानना ज़रूरी है, वो भी शेयर होल्डर्स फंड का ही पार्ट होता है, तो वो भी हम अभी जानेंगे। कैपिटल कब मिलता है ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, कि जब वाइंडिंग अप होता है, बिजनेस को बंद किया जाता है, तो हम बिजनेस, तो कैपिटल जो कंपनी होती है वो पैसा वापस कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तभी वापस करेगी जब जो बाकी के वो है ना आउटसाइडर लायबिलिटीज, जैसे कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वर्कमैन एम्प्लॉयज़, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जब इन सब की पेमेंट हो जाएगी उसके बाद लास्ट में जाके इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि जिन्होंने शेयर्स खरीदे थे बिजनेस के, उनको लास्ट में पेमेंट मिलेगी, लास्ट प्रेफरेंस होगी इनकी। पहले इन सब की पेमेंट करी जाएगी। अगर इन सब की पेमेंट करने में ही सारा पैसा खत्म हो गया तो शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि फिर कोई शेयर क्यों खरीदेगा किसी कंपनी के। मान लो ये सारी पेमेंट करने के बाद बिजनेस ने अपने एसेट्स बेचे, बिजनेस वाइंडिंग अप हो गया यानी बंद हो गया, बिजनेस ने अपने सारे एसेट्स बेच दिए और अब इन सब की पेमेंट कर दी। इन सब की पेमेंट करने के बाद बिजनेस के पास बचा कुछ पैसा। अब वो इतना पैसा है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको मिल जाएगा। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि जो एसेट बेचे गए हैं उससे बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए बिजनेस को। किसी शेयर होल्डर ने 1 लाख रुपए लगाए थे बिजनेस में
अब उसको मिल रहा है 10 लाख रुपए बदले में, क्योंकि एसेट बेच दिए गए। अब उसका 10x हो गया, जितना उसने पैसा लगाया था उससे 10 गुना हो गया। और बाकी मैंने आपको बताया था कि हर साल उसको डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसकी लायबिलिटी भी क्या होगी, लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी बिजनेसमैन की, शेयर होल्डर की। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मैं अभी लिंक करने वाला हूँ रिजर्व एंड सरप्लस को, तो उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, वैसे टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप बन गया है। अब उस पर मैं क्या करूँगा, अपनी जितनी भी PDF है वहाँ पर मैं अपलोड करता जाऊँगा। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आपको कैपिटल का कुछ फंडा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये होगी कैपिटल स्ट्रक्चर की, और इसमें मैं सिर्फ कंपनी के रिगार्डिंग बात करूंगा। कंपनी के रिगार्डिंग बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो मैंने रिजर्व का बोला था, अब वो मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपको समझाऊंगा। इसमें हम कैपिटल और रिजर्व के बारे में बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, और यहीं से आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करना और अच्छे से सीख पाएंगे।